नमस्कार। मेरी आवाज आ रही नमस्कार है? मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। सब ठीक है? बढ़िया। मौज में। आपने आज सुबह ज्वाइन किया था ना? किया था मैडम। एक्सरसाइज की थी? यस मैम। कैसा लगा? एक्सरसाइज करने के बाद कैसा लगा? रिलैक्स। पहले भी करते हो या वो आज सारा फर्स्ट छूट टाइम? गई मैडम, झुका ही नहीं जा रहा था काफी देर तो। ये आदतें बिगड़ चुकी हैं हम लोगों की। हाँ तो कुछ हाँ। दिन तो बॉडी पेन करेगी। मेरे साथ तो यूं हो रहा था जैसे अभी वॉमिट आएगी बस। आप तो अच्छे से कर रहे थे, आपका तो ये लग ही नहीं रहा था कि आप रिलैक्स नहीं हो। वही वही तो बात है। वही तो चेहरे की बात है। हमारा मैं तो ये सोच रही आज मिला तेरा क्या हमारा होगा वो तू तो हाल है। मैं वो एक गाने की एक लाइन सुनाऊंगी। अ, इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। छिपा रही हो। तो जब ज्यादा हंसी हो तो समझ लेना कोई गम छिपा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज यस सुबह तो ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि यहीं पे उल्टी हो जाएगी। बट अपने आप ही ठीक हो गई। करती रही तो अपने आप ही ठीक हो रही थी। एक सेकंड के लिए तो यूं आ गया था यहीं रुक जा बस सब। हाँ जी, सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करें। लीना मैम भी थे ना आप? हाँ जी, हम्म। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं तो उसी टाइम अभी डिनर कर रही थी जब आपका योगा शुरू हो गया। बस फिर मैं देखती रही, थोड़ी देर किया तो नहीं। हमारा तो वो खाना खाने का टाइम है ना, क्या करें। यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप इस वीडियो को सुबह करो। ये करो हाँ, आप। फिर बाद में कर लेती हूँ। मैं अपने आप योगा तो करती हूँ रोज थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। सुबह योगा करती हूँ, शाम को वॉक करती हूँ। हम्म। अब मैं फिर हाँ जी प्रिया, अपने आपने आप की ज्वाइन किया क्लास था क्या लेती हूँ। आज? नमस्ते मैम। नहीं मैम, मैं नहीं कर पाई ज्वाइन आज। क्यों? मैम रात को मुझे नींद ही नहीं आती कभी भी मेडिटेशन करके। सुबह फिर उठ भी गई थी लेकिन फ्रेश नहीं थी, खड़ा नहीं होने को मन कर रहा था। उठी थी मैं ज्वाइन करने के लिए। हम्म। कल करूंगी, कल पक्का कर लूंगी। 2 दिन से सिर में भी दर्द है, थोड़ा वैसे भी चल रहा है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं कल करूंगी। हम्म। ठीक है। ओके। सुलक्षणा आपने किया था ज्वाइन? उषा जी सुदेश जी तो दोनों करती हैं। थोड़ी देर के बट लिए आज ये ज्वाइन किया। जल्दी चली गई थी। हाँ जी, लक्ष्मी जी आपने किया था? सुलक्षणा हाँ बताओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए किया था ज्वाइन, फिर मैंने बंद कर दिया सब, थोड़ा अर्जेंट काम था। ये मेरा बेटा का कुछ नाश्ता वास्ता करना पड़ता है ना, तो तो उसके इतनी लिए जल्दी कर चली गई लेते हो थी क्या मैं। आप लोग नाश्ता 6:30 बजे? हमारे यहाँ तो 9:30 से पहले गैस रसोई में ही कोई नहीं घुसता। नहीं मैडम, वो क्या प्रॉब्लम है, वो रात को सोता ही नहीं है, उसका वो म्यूजिक का है ना, तो वो रात को अच्छा। कितने भी टाइम में उसको खाने को चाहिए रहता है। सवेरे भी खाता है, वो 4 बजे 6 बजे कभी भी खाता है। हाँ। छोटा बेटा आया है ना, तो इसी की वजह से तो मेरे को हो ही नहीं रहा है ना अभी ज्वाइन करना। अभी तक तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल चल रहा था, कल वो एक्सपायर हो गए जिनके लिए किया इतना 10-12 दिन। ओ। तो फिर वो बीच बीच में बच्चों का रहता था। फिर अभी आज तो हम्म। थोड़ा फ्री लग रही हूँ। हम्म। देखूंगी अभी, आज से कल से मैं हम्म। करूंगी मैम। तो मैं सो भी गई थी बाद में फिर, हम्म। क्योंकि वो इतनी मतलब
थकावट थी मुझे 8-12 10-12 दिन की, तो फिर बाद में मैं सो भी गई थी। मुझे तो पर एकदम सोने ही साढ़े नहीं छह दिया बजे आज ही भी। आप एक्सरसाइज। हम्म। मेरी तो नींद ही गायब हुई पड़ी है। उषा जी और सुदेश जी नहीं है अभी। उषा मैम आप आपने तो किया था ना? हाँ जी मैम, आत्मबंधन मैम। हम्म। मैम मेरे योग तो सबसे सीनियर स्टूडेंट और सबसे सिंसियर स्टूडेंट ये दोनों हर क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ जो कहो पूरा फॉलो करते हैं। मैम योग तो पूरा किया था हाँ और ध्यान पूरा नहीं हो पाता। 6:30 हाँ। तक तो बहुत मुश्किल है। 6:30 से पहले आपके यहाँ काम शुरू हो जाता है क्या? हाँ जी मैम, 6 बजे के बाद बस 6 तक फ्री है हम। क्या मेरा वो काम होता है 6 बजे के बाद आपके घर? मैम पानी आ जाए, चाय बनानी, दूध करना, फिर बेटे के जान का हो जाए, बहुत काम होगा सुबह के टाइम। 6 बजे तो पानी आ जाता है ताजा, वो भरना। बस 6 बजे तक ही है मैम। 8 बजे मैं तो बेटा चला। टेंशन ही नहीं लेती, पानी हमारा भी नहीं आ रहा, मैं समरसी बाद में चला देती हूँ। मैं कौन पानी की किचकिच में पड़े नहीं मैम, ऐसे तो मैं घर तो की समरसी जिम्मेदारी चला तो देती पूरी हूँ करनी बाद में, पड़े। क्योंकि अगर वहां खड़े रहे तो फिर और कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। हमारा भी मैम 4 से 6 आता है, बट मैं फिर वहां पे अपना ध्यान ही नहीं लेके जाती, क्योंकि समरसी तो किसी टाइम मर्जी चला लो। कई बार तो किचन में रख कर 6 बजे के बाद कर लूं, लेकिन ध्यान नहीं हो पाता। स्वाध्याय तो सुन लें हम्म। और जो ये बातचीत हो ये भी सुन ले हैं, सज्जन संगत्य। ध्यान नहीं हो हाँ पाता जी। मैम। 6 के बाद तो मेरा काम शुरू हो जाए है घर का। लेकिन कल रात ओके। का भी मैम बहुत अच्छा ध्यान था। इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कुछ अपने अंदर एकदम खुल सी गया, खुलता है हम्म जैसे। बहुत अच्छा लगा मैम रात को तो। और ऐसा प्रकाश दिखाई नहीं दिया, पर अपने अंदर में जैसे कोई महसूस होता है ना, हम्म। चांदना सा। बहुत अच्छा लगता रहा मेरे को। नींद ही नहीं आई उसके बाद, बहुत टाइम तक हम्म। नींद नहीं आई। फिर नींद चली प्रार्थना जाती करती है। रही अवेयरनेस में, यूनिवर्स से प्रार्थना की। सुबह भी सही टाइम पे जगा दिया। वाह। सुबह बल्कि वो आदत बनी हुई है, 4 बजे के बाद तो नींद आती ही नहीं। 4 बजे नींद खुल जाती है, बस वही है कि 4:30 का अलार्म कर दिया मैंने, इसीलिए टाइम कि कोई नहीं साढ़े मैम, चार जो का। सबके लिए सूट करता हो वही ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर आप फिर वही जितना जल्दी उठते हो ना, पूरा दिन बॉडी उतना साथ नहीं देती फिर आपकी, नहीं देती, वो है बात ना? ठीक तो है। फिर रेस्ट दिन में भी रेस्ट नहीं हो पाता। अभी ये मंथ में तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा रेस्ट। चलो कोई बात नहीं, जैसे जिसका नहीं मैम, हाँ बहुत जी। कुछ मिल रहा है। जो हाँ। सबके लिए संभव हो वही ठीक है। वही करो, हम्म। बहुत अच्छा मिल तीन रहा है। बजे एक्सरसाइज करना मुश्किल है ना उषा जी? घर में अब हम नहीं इतना मैम नहीं। शोर शराबा 3 बजे करेंगे तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही बोलते हैं सुबह। अब कई दिन से बोल रहे हैं, कहते हैं खुद तो सुबह जाके सो जाती है, रात को हमें नहीं सोने देती ये तो होता ही है। रात को ये हमें तो नहीं है। सोने देती बस तो 3 बजे का तो वो है ना, जो ध्यान वाला था उसमें तो एक तरफ बैठना, एक बार उठ कर बाहर फ्रेश होकर आकर बैठना ही था। उसमें तो क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होते। एक्सरसाइज इसीलिए मैं में अपनी एक्सरसाइज भी लाइट ऑफ करके ही करती हूँ, ताकि वो डिस्टर्ब ना एक्सरसाइज हो। में क्या होता है कि मुझे पूरा सेटअप बाहर लेके जाना पड़ता है। ध्यान तो हम 3 बजे करते थे ना, तो यहीं पे ही बैठ जाते थे, हाँ जी ठीक मैम। है। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ता है, पूरा सेटअप रात को 12 बजे खत्म होता है, तो 12 बजे तो इस सेटअप को मैं यहाँ से मूव कर नहीं सकती। सुबह 4:30 बजे 4:15 बजे सारा सेटअप उठाना पड़ता है। आपका तो बहुत काम है मैम, हमें हाँ, तो तो बैठ के फिर ही बाहर करना पूरी है। सेटअप करो, मैट लगाओ, फिर उसके बाद अपना भी थोड़ा ड्रेसअप ऐसा रखना पड़ता है। देखो वीडियो वो करनी है तो घर पे तो जैसे मर्जी रहता है। नहीं, हाँ, चार वो साढ़े सब चार चीजें। से पहले तो योग का टाइम है भी नहीं। योगा का हाँ तो तो टाइम। हाँ, तो इसी वजह से टाइम, इससे पहले हम योगा तो कर नहीं सकते। ध्यान ब्रह्म मुहूर्त ध्यान कर रहे थे तो उसमें तो चल जाता था। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? क्योंकि बाद में सब भागेंगे, बीच में ही चले जाते हैं सब। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। बिल्कुल।
थैंक जो यू, बहुत अपना बहुत पूरा धन्यवाद। विश्वास और कंसंट्रेशन, पूरा डिवोशन देगा, उसको मिलेगा ही। नहीं मैम, बहुत मिल रहा है, हम्म, आपका साथ मिला, पूरे ग्रुप का धन्यवाद, आपका धन्यवाद थैंक यू बहुत मैम, बहुत। थैंक यू सो मच। करें शुरू बुक को। अध्याय 7, एक आत्मा की यात्रा। इस बार लगता है कि मैं, क्योंकि वो रात को सोने के लिए चला गया था, आपने कल देखा था, सुना था सब लास्ट में, 9:30 बज चुके हैं, हल्का डिनर कर चुका है, अब गोली खाकर बिस्तर पर चला गया, और इस बार का अनुभव जाने कैसा होगा। अध्याय 7। इस बार लगता है मैं सोया ही नहीं। सुबह होने पर जब मुझे यह पता लगा कि मैं अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर चुका हूँ, उस समय मुझे वह सब कुछ स्पष्ट याद था जो भी हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी थिएटर में गया था। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे लग रहा है कि वो सब एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं रात को, इसीलिए ऐसा लगता है हमें। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है मैम, कुछ दिक्कत तो है नहीं। याद नहीं रहता आपको? याद तो ये नहीं बात, हो। आप ये चीज जब सो लेटते हो ना, तो बोल के सो कि जो भी एस्ट्रल ट्रैवल में हो वो मुझे पूरी तरह से याद रहे। क्योंकि नींद नहीं आती, जो अभी मैम बोल रही थी ना, रात को मेडिटेशन के बाद पहले भी हमने लेट किया था ना, वो कर्म विपाक ध्यान किया था कि हमने पहले। वो काम चलता है ना फिर पूरी रात हमारे अंदर। तो नींद चलो, नहीं आती। हाँ जी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी थिएटर में गया था और जागने पर मुझसे उस नाटक के बारे में लिखने को कहा गया। अतएव मैं कागज पेंसिल लेकर बैठ गया और निष्ठापूर्वक यह सब लिखने लगा जो घटित हुआ था। गोली खा लेने के बाद मैंने अपनी प्यारी फ्रेंच घड़ी की ओर देखा, जो इस समय रात के 9:42 बजा रही थी। मैंने अपने ओर से सोने की कोई कोशिश नहीं की, और कुछ ही मिनटों में मैंने पाया कि मैं शरीर से बाहर आ गया हूँ और इस समय अपने पलंग की ओर खड़ा हूँ और अपने सोए हुए शरीर को पलंग पर लेटे हुए देख रहा हूँ। मैंने फिर से घड़ी की तरफ देखा। अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। वहां कोई और मौजूद नहीं था। मैंने कमरे में 2-4 चक्कर लगाए और सोचने लगा कि पिछली यात्रा के समय यही सब कुछ कितना जटिल लग रहा था, पर आज तो सब एकदम सरलता से हो गया है। मुझे ठीक ठीक याद है कि मेरे भारतीय मित्र ने पूरे 10 बजे वहां पहुंच जाने की बात कही थी। मैं प्रतीक्षा करने लगा, विश्वास था कि वह जरूर आएगा। अगली बार घड़ी की ओर देखा तो पूरे 10 बज रहे थे, पर अभी वह पहुंचा नहीं था। 5 मिनट और बीत गए। अब डर लगने लगा कहीं वह सब कुछ उलट ना जाए। चिंता बढ़ती गई जैसे जैसे एक एक पल बीतने लगा, पर मैंने भी अपने बलबूते पर प्रयोग न करने की ठान ली। इससे पहले कि अगली बार घड़ी की तरफ देखता, मुझे वह परिचित आवाज सुनाई दी, तुमने सोचा कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। मेरे मित्र ने बताया कि आज वह अपने एक मित्र की मदद में लगा रहा था जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई थी। उसने बताया कि उसे मरने से डर लगता था और कई महीने से बीमार होने के बावजूद उसने आखिरी दम तक मौत से लड़ाई लड़ी। उसने स्पष्ट किया कि उसका यह सब करना बेकार था क्योंकि उसका मृत्यु का समय आ चुका था। इसलिए उसने इच्छा शक्ति के बल पर कुछ सप्ताह तो प्राणों को नहीं निकलने दिया, पर अंत में मौत की ही जीत हुई। इस बीमारी ने इतने महीनों में उसके शरीर को इतना दुर्बल कर दिया था कि अब उस वायवी तत्व को अंदर रह पाना संभव नहीं रहा। वह बोला कि मैं तो इस वायवी यान से छुटकारा पाने में उसकी मदद कर रहा था, पर वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि शायद यही उसके इस भौतिक जीवन के बहुत समीप था जिसे वह पहचानता था। उस व्यक्ति में वह इच्छा शक्ति जगा पाने में जिससे कि वह वायवी तथा सूक्ष्म शरीर को अलग कर सके और जिसके चारों तरफ उसने इसे लपेट लिया था, सामान्य से कहीं और अधिक समय लग गया था। अब वह ठीक है। मैंने उसे सूक्ष्म जगत के सहायकों के पास छोड़ दिया था, जो तब तक उसके पास रहेंगे जब तक प्रकृति के नियम को समझते हुए वह कुछ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेगा। मैंने पूछा कि इस बार हम क्या करेंगे। उसने बताया कि मुझे निचले से ऊपर के स्तर पर जाने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उसने बड़ी मेहनत से यह बात मुझे समझाई कि यद्यपि वह जिन खंडों को उच्चतर खंड कहता है, वे कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं, बल्कि हमारे चारों ओर हैं।
हाँ, उनमें सघनता के आधार पर स्थितियां भिन्न हैं। उसने सलाह दी कि हमें अपना अभियान लंदन से शुरू करना चाहिए। हम पिछली बार की तरह चल दिए और पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। हमने अपनी गति धीमी की और मैंने तुरंत पहचान लिया कि हम महानगरी लंदन पहुंच गए हैं। रास्ते में जो कुछ नीचे था हम पहचान नहीं पाए। गति इतनी तेज थी कि सिर्फ यही पता चल पाया कि समुद्र है या जमीन। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम एक बड़े पर्दे पर बड़ी तेज गति से किसी घूमते हुए दृश्य को देख रहे थे। हमें आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। हालांकि वहां पहुंचने में हमें 1 मिनट से भी कम समय लगा और हमारी सांस भी नहीं उखड़ी थी। हम हाइड पार्क में उतरे। मुझे बताया गया कि उतरने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। वैसे तो हम पिकेडिली सर्कस जा रहे थे, पर वहां उतरना मेरे लिए भय पैदा करने वाला था। इतनी भीड़ में मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं। अगर इस समय मैं डर जाता हूं तो यह भाव पलंग पर पड़े मेरे शरीर में स्थानांतरित हो जाएगा। कोलंबो में पलंग पर पड़ा मेरा शरीर तुरंत अपने स्वामी को वापस बुलाने का प्रयास करेगा। मैं सूक्ष्म शरीर से तुरंत भौतिक शरीर में लौटना चाहूंगा। तब यह याद करके कि मैंने भयानक सपना देखा है, मेरी धड़कन बढ़ जाएगी, पर यह सच्चाई होगी नहीं। मैं तो सिर्फ टकराऊंगा, पर इससे पैदा हुआ डर का यह भाव मेरे दिल की धड़कन को अव्यवस्थित कर देगा, जैसा कि अक्सर होता है। यह एक साफ दिन की शाम थी और बहुत से लोग सैर कर रहे थे। बच्चे अपनी माँ या आया के साथ खेल रहे थे। पास में ही व्यस्त सड़क थी जिस पर असंख्य कारें, टैक्सियां और बसें दौड़ रही थी, जो पार्क लेन से होते हुए पिकैडली और हाइड पार्क कॉर्नर की ओर जा रही थी। मैंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर चलने को कहा। पटरियों पर तो बहुत भीड़ थी। देर से शॉपिंग करके आने वाले और दिन भर के काम के बाद दुकानों से छुट्टी पाकर आने वाले असिस्टेंट घरों की तरफ जा रहे थे, पर हम किसी से टकराए नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे वैसे अजीब सी अनुभूति हुई जब जब मैं किसी भौतिक शरीर के आर पार हुआ। किसी से क्षमा ना मांगना भी मुश्किल था। मेरा मित्र भीड़ से दूर रहना पसंद करता था, इसलिए वह तो लोगों के सिरों से 2 गज ऊपर उड़ रहा था। कुछ समय बाद मैंने भी वैसा ही किया और पिकैडली सर्कस पहुंचकर हम नीचे उतर आए। हो सकता है तुम आज भी लंदन की पिछली यात्रा का दृश्य देखना चाहोगे, तो देखो। ट्रोकैडो के बाहरी कमरे में किसी को पहचान सकते हो? उसने कहा। मैं राजी हो गया और हम टहलते हुए अंदर चले गए। विश्राम कक्ष धीरे धीरे उन लोगों से भरता जा रहा था जो अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वेटर ऑर्डर लेते और उन्हें पूरा करते हुए इधर से उधर भागते जा रहे थे। ऐसा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया जिसे मैं जानता हूँ। न ही मुझे चार्ल्स दिखा, न रॉय चैपमैन। कहीं ऐसा तो नहीं कि चैपमैन बार बार वहां आकर बिना पैसा दिए खाना पीना करके बोर हो गया हो? पर मैंने पूछा नहीं। मेरे मित्र ने इशारा किया। मैं समझ गया कि वह ऊपर जाने को कह रहा है। बिना कुछ कहे मैं पीछे हो लिया और जल्द ही हमें गलियारे में पहुंच गए जिसमें से कई दरवाजे खुल रहे थे। वह एक दरवाजे में घुस गया। यह तो एक शयन कक्ष था, पर वहां कोई था ही नहीं। हम दरवाजे से आर पार हो गए और चाबी की जरूरत ही नहीं थी। अब उसने कहा, हम अपने रास्ते पर हो लें। मैं इस कमरे में इसलिए आया हूं ताकि हम मौन रह सके। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि निचले खंड से कम घने खंड में जाना बहुत आसान बात है। सिर्फ इच्छा करनी होगी और वह सब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हाथ पकड़ो और जो मैं करता हूँ वैसा ही करने की इच्छा करो। तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा, पर तुम्हारे चारों ओर का दृश्य धीरे धीरे बदल जाएगा। इस कमरे में जिन दीवारों ने हमें घेर रखा है वे एकदम पिघल जाएंगी। चारों तरफ का फर्नीचर एकाएक धुंधला और कोहरे जैसा लगेगा। यह सब होने देना ताकि मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा पर हावी हो सके। जो होता है उसे देखकर घबराना नहीं। अगर तुम डरे तो कोलंबो पहुंच जाओगे। अब क्या तुम तैयार हो? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया और अनुभव हुआ कि डर तो है ही नहीं, सिर्फ जानने की इच्छा है। मैंने अपने मित्र का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कोशिश की कि मैं उसकी इच्छा द्वारा नियंत्रित होता रहूं। तत्काल कमरे की दीवारें धुंधली और अस्पष्ट होने लगी। फर्नीचर के साथ भी ऐसा ही लगा और देखा कि हम एकदम खुली हवा में खड़े थे। अलग अलग किस्मों के कुत्ते लॉन में घूम रहे थे। बच्चों की आवाजें आ रही थी। जब हम वहां से गुजरे, इन घरों में तथा संसार के ऐसे ही घरों में एक अंतर था। यहाँ गैरेज नहीं थे, ना ही सड़क पर कोई गाड़ी दिख रही थी। मुझे बताया गया कि यहाँ यातायात के साधनों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत आसान तरीके यहाँ मौजूद हैं।
कहीं भी जाने के लिए केवल इच्छा जाहिर करने से लोग झट से वहां पहुंच जाते हैं। मैंने पूछा, जब पैसे ही वहां नहीं हैं तो दुकानें क्यों हैं? मुझे पता लगा कि इस स्तर पर लोग इस बात से खुश रहते हैं कि वे इस जिंदगी में ऐसी जिंदगी जिए जो उन्हें अपने भौतिक जीवन में आदर्श लगती थी। कुछ लोग पैसा खर्चते हैं, मेरे गुरु ने बताया, वे अपनी कल्पना से पैसा बना लेते हैं। खाद्य सामग्री खरीदते हैं, पकाते हैं, फिर खाते भी हैं, पर सब कल्पना में। ऐसा ही वे इच्छा भी करते हैं। मैंने कहा, पर यह सब तो अनावश्यक ही है ना। जब चाहने मात्र से आप इच्छित वस्तु पर घर पा सकते हैं तो दुकानों की क्या जरूरत? ये दुकानें, उसने उत्तर दिया, इन निवासियों के मनों से जन्म लेती हैं, असलियत में नहीं। ना ही इनमें काम करने वाले लोग कहीं असल में होते हैं। जब यहाँ का कोई निवासी किसी चीज के बारे में सोचता है तो इस ब्रह्म जगत में वह सच्चाई बन जाती है। ये सब दुकानें कल्पना की रचना ही हैं। इनमें रखा सामान भी कल्पना से ही निर्मित हुआ है। पर जब तक लोग चाहते हैं कि उनके आसपास दुकानें हों, वे यहाँ रहेंगी, क्योंकि लोग उनकी कल्पना करते हैं। उसने बात जारी रखते हुए कहा, चर्चों के बारे में भी ऐसा ही है। लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम पहले की ही तरह चलाना चाहते हैं, जबकि मृत्यु के बाद वे यह भी जान चुके हैं कि उनके पादरी या धर्म गुरु जो कहा करते थे वह सब पूरी तरह ठीक ही नहीं है। स्थायी निवासी यहाँ भी अपने चर्च बना लेते हैं और उनके पूर्व पादरी या धर्म के पूर्व मंत्री आदि यहाँ भी अपने पुराने काम में लगे रहते हैं और अपने पीछे अपने अनुयायियों को लगाए रखते हैं, वैसे ही जैसे वे अपने पिछले जीवन में करते आए हैं। सिनेमा भी यहाँ काफी लोकप्रिय है, परंतु दूसरे खंड में उनकी उतनी विविधता नहीं मिलती जितनी पहले खंड पर है। यहाँ पर सिनेमा वैसे नहीं है जैसे दुनिया में होते हैं, बल्कि स्थायी निवासियों के विचारों द्वारा निर्मित होते हैं। फिल्मों के पूर्व निर्माता और शौकिया फिल्म बनाने वाले अपनी कल्पना में जो नई फिल्में बनाते हैं वे ही बड़े पर्दे पर सबको दिखाई देती हैं। ऐसे प्रदर्शन धरती पर दिखाए जाने वाले तथा पहले खंड पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों से कहीं बेहतर होते हैं, क्योंकि निर्माता अपनी कल्पना में कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें खर्चे की कोई फिक्र नहीं होती। थिएटर भी यहाँ काफी प्रचलित हैं। जो लोग थिएटर की कोई फिक्र जो लोग थिएटर का शौक रखते हैं और पूर्व अभिनेता भी हैं, वे एक के बाद एक नाटक अपने मित्रों परिचितों के लाभ के लिए तैयार करते रहते हैं। ऐसा वे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि न तो उन्हें सही वेशभूषा उपलब्ध करने में कोई परेशानी होती है, ना ही किसी दृश्य को प्रस्तुत करने में, और ना ही किसी वाद्य वृंद को जुटाने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब उनकी कल्पना से ही जन्म ले लेता है और उन पर कोई खर्च भी नहीं होता। कुछ लोग यहाँ भी होटलों में रहना चाहते हैं। हो सकता है ये वे लोग हों जो बड़े होटलों में रहना पसंद तो करते हों, पर धरती पर उनमें कभी रह नहीं सके, क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं। पर अब ये यहाँ इनमें रह सकते हैं। धरती पर किसी साधारण शहर में इतना बड़ा होटल हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पैसा कमाना इनका ध्येय नहीं है। लोग इनमें रहते हैं और अपनी कल्पना द्वारा ही हर प्रकार की सेवा उन्हें यहाँ मिल जाती है, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ रहकर खुशी हासिल हो जाती है। पर जरूर कुछ समय के बाद ये सब बहुत बोरिंग लगता होगा, मैंने कहा, और उसने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल। फिर लोग कुछ और ऐसा ढूंढने लगते हैं जिससे उन्हें संतुष्टि मिले। तुम देखोगे कि इन लोगों की एक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो वे कुछ और चाहने लगते हैं और उसे पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी से खुश रहते हैं, विशेषकर वे जो धरती पर बहुत कठिनाई भरा जीवन बिताकर जाते हैं। ऐसे लोग सूक्ष्म जगत में अपना 90% इसी तरह बिताते हैं, जहां उनके पास मित्र हैं, पालतू जानवर हैं, सुंदर घर हैं, आकर्षक बगीचे हैं, जिनसे उन्हें संतुष्टि मिलती है। इससे आगे मानस जगत में भी वे तब जाते हैं जब उन्हें उनकी आत्मा जबरदस्ती धकेलती है।
क्योंकि वह खुद विकास मार्ग पर अब आगे बढ़ना नहीं चाहती। मेरे गुरु ने मुझे फिर से अपना हाथ पकड़कर और दूसरे से तीसरे खंड में जाने की इच्छा करने को कहा। जैसा उसने मुझे कहा मैंने किया और तुरंत चारों ओर का दृश्य धूमिल होने लगा और धीरे धीरे अदृश्य होकर नए रूप में बदल गया। हमारे चारों ओर का वातावरण अब एकदम बदल चुका था और हम एक खुले स्थान पर खड़े थे। हमारे चारों ओर दर्जनों छोटे छोटे कुंज और गुल्म वन खड़े थे। तुम एक ऐसे विशाल बाग की कल्पना करो जिसमें हर तरफ पेड़ ही पेड़ हों और उस झुरमुट के बीच में कहीं गलियारे हों और कहीं छोटी घाटियां। शायद इस वर्णन को सुनकर तुम बेहतर कल्पना कर सको। इस जैसा कुछ भी हमारी दुनिया में कहीं नहीं है, पर अगर मैं कल्पना करूं तो शायद कुछ कुछ ऐसा लगेगा जैसे विशाल शेर वुड जंगल के ऊपर से दिखाई पड़ता है। कई जगह तो खुले स्थल कई कई एकड़ में फैले थे। इनमें कोई तो 3 एकड़ का वनपथ होगा, कोई 50 एकड़ का खेत। ये सब वनपथ बहुत खूबसूरत थे। इनमें हर जगह फूलदार झाड़ियां थी और घास के बीच में नरगिस के पीले फूल बहुलता से खिले थे। पहले तो वहां कोई घर नजर नहीं आ रहे थे, पर बाद में मुझे कुछ अजीब से घर दिखे, जिनमें कुछ इतने बड़े थे जैसे इंग्लैंड में पुरानी हवेलियां होती हैं जिनमें रईस लोग रहा करते थे। हमने धीरे धीरे हवा में सरकते हुए यह देखा कि कई खुली जगहों पर लोगों के झुंड एकत्र थे। ऐसे एक झुंड के पास जाने पर हमने देखा कि लगभग 100 लोग वहां एक कलाकार को एक पेंटिंग बनाते हुए देख रहे थे। उनका कैनवस 50 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा रहा होगा। ये सभी दर्शक देखने में इतने तल्लीन थे कि उनमें से किसी को भी हमारे वहां जाकर खड़े होने का पता नहीं चला। वह कलाकार ब्रश का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि उसके हाथ में मछली पकड़ने की बड़ी छड़ी जैसी ही एक छड़ी थी। जैसे ही उसने कैनवस के ऊपर छड़ी से कुछ हिस्सों को छुआ, वहां तस्वीर उभर आई। पहले एक कच्ची रूपरेखा बनी, फिर उसमें बारीकियां भी उभर आई। तस्वीर बनाते बनाते वह कलाकार बीच बीच में कुछ बोलकर बता भी रहा था कि वह क्या बना रहा है। उसने देखने वालों को यह साफ तौर पर समझा दिया कि उसने क्या बनाया है, और एक बार तो उसने पेंटिंग का एक हिस्सा मिटा भी दिया। जैसे ही उसने उस छड़ी से कैनवस को स्पर्श किया, तस्वीर का वह भाग अदृश्य हो गया। उसने स्वयं स्पष्ट भी किया कि उसका पहला विचार रूप इतना स्पष्ट नहीं था कि वह उसके मनचाहे प्रभाव को अंकित कर पाता। उसने फिर से स्वयं को एकाग्र किया। उसकी तुलिका कभी ऊपर कभी नीचे और कभी इधर से उधर घूमती रही और चित्र का वह भाग फिर से बनकर शेष तस्वीर के साथ घुल मिल गया। इस दूसरे प्रयास में उसकी मनचाही आकृति साकार हो गई थी। मैं उसकी बहुत अधिक बात तो समझ नहीं सका, क्योंकि वह इतनी तकनीकी शब्दावली में कही गई थी कि कोई कलाकार ही उसे समझ सकता था। मुझे पता लगा कि वह कलाकार विगत युग का एक बहुत बड़ा पेंटर था। मेरे गाइड ने मुझे यह बताया कि कोई भी कलाकार बाद में भी इसलिए तस्वीरें बनाता रहता है क्योंकि जिस अंतः प्रेरणा के प्रभाव से वह जीवन काल में तस्वीरें बनाता था, वह आज भी जीवित है। अब उसे हाथ में पेंट और ब्रश लेकर पेंट नहीं करना होता, क्योंकि इस जगत में पहुंचकर तो सिर्फ अपने विचार को सम्मुख लाने मात्र से वह अपनी बातों को रंगों में व्यक्त कर देता है। वह तरल सूक्ष्म तत्व उसके विचार के अनुकूल ढल कर तस्वीर रूप में बदल जाता है। जैसे जैसे विचार बढ़ने लगता है, प्रतीत होता है मानो जादू हो रहा हो। धरती पर कला दीर्घायों में जितनी बड़ी तस्वीरें हम देखते हैं, उसकी तुलना में ये कैनवस था तो बहुत बड़ा, पर उस पर तस्वीर बनाना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि तस्वीर के किसी विशेष भाग पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कलाकार के मन में बसी तस्वीर वहां संजीव हो उठती थी। मैं उस तस्वीर के उन खूबसूरत रंगों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे परिचित रंगों के बीच में कई रंग वहां प्रयोग किए गए थे जिनके लिए हमारे पास नाम है ही नहीं। लगभग 30 शेड्स वाले लाल रंग को हम एक ही नाम दे सकेंगे, जबकि वहां उसके इतने शेड हैं। मैं देख तो पा रहा था, पर उसका सटीक विवरण देने के लिए मेरे पास उतने शब्द हैं ही नहीं।
मेरे गाइड ने बताया कि इस सूक्ष्म जगत में अब भी गुजरे जमाने के महान चित्रकारों में से अनेक चित्र बनाते रहते हैं और अपने मन में छिपे विचारों को साकार करते रहते हैं। इस सृजन के साथ वे उन लोगों को सिखाते भी रहते हैं जो उन्हें यह सब करते देखते रहते हैं, और उनकी बात सुनकर उन तरीकों को अपनाकर खुद भी चित्र बनाना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि इतने बड़े बड़े चित्र बनाने में मुझे कुछ ही घंटों का समय लगता है और कलाकार एक चित्र बनाने के तुरंत बाद दूसरा चित्र बनाना आरंभ कर देता है। मैंने पूछा, जब कलाकार एक चित्र से ध्यान हटा लेता है तो क्या वह चित्र फीका पड़ जाता है? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, नहीं, वह तो वैसा ही रहता है जैसा सृजन के समय था, पर तब तक जब तक कोई उसे देख रहा हो। देखो, जब कोई चित्र सूक्ष्म तत्व से बनता है तो चित्र वैसा का वैसा बना रहता है। जब तक उस पर विचार केंद्रित रहता है, जब उस पर से ध्यान हटा लिया जाता है, तब वह धीरे धीरे मुख्य सूक्ष्म वातावरण में विलीन होने लगता है और फिर अदृश्य हो जाता है, अथवा जब तक कोई नया विचार उसे पुनः एक नई चित्र में साकार नहीं कर देता। मैं चित्र के पूरा होने तक देखता रहा और फिर बनाने वाले की कुशलता और प्राप्त परिणामों द्वारा सम्मोहित होकर रह गया। जब कलाकार चित्र पूरा करने के बाद उन लोगों में से कुछ से बातचीत कर रहा था जो उसके चारों ओर खड़े उसे देख रहे थे, तब मैंने देखा कि उन दर्शकों में से कुछ ने शायद कला के शिक्षार्थी थे, स्वयं भी उसी प्रकार के चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। मैं देखता रहा और देखा कि उस महान चित्रकार के चित्र तथा इन लोगों के चित्रों में कितना अधिक अंतर था। कहाँ वह मास्टर और कहाँ ये शिक्षार्थी, दोनों के ज्ञान में भारी अंतर था, इसलिए उनके चित्रों में भी अंतर था। शिक्षार्थी नहीं जानते थे कि वे किस भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं, इसलिए उनके चित्रों में वह उत्कृष्टता भी नहीं थी। कैनवस तो वही दिखाएगा जो वे अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। यदि इस दुनिया में भी हम चित्र दीर्घाएं देखें तो किसी चित्र को देखकर लगता है चित्रकार ने जो व्यक्त करने की कोशिश की है वह हमारे दिल तक पहुंच रहा है। सूक्ष्म जगत में तो यह भावना 1000 गुना अधिक लगती है। इस चित्रकार की महान पेंटिंग को देखकर लगा कि वह रंगों और आकार के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, इसमें संशय नहीं। हम वहां से आगे चले और ऐसे कई झुंड देखे जो ऐसा ही काम कर रहे थे, पर यह स्थान तरंगमय या ऊंचा नीचा था, इसलिए किन्हीं दो को एक साथ देख पाना संभव नहीं था। इन घाटियों में से एक, जिसमें एक छोटी नदी धीरे धीरे बह रही थी, के किनारे पर एक समूह एकत्र था, पर कुछ करता हुआ नजर नहीं आता था। जब हम पास पहुंचे तो पता चला कि ग्रुप किसी कलाकार को कला सृजन करते हुए नहीं देख रहा था, बल्कि 4 विश्व प्रसिद्ध वाद्य वृंदों में से एक की सुरीली स्वर संगति से मिलते जुलते स्वर निकाल रहा था। जब तक उनके काफी समीप नहीं पहुंच गए, हम कोई स्वर सुन नहीं पाए। फिर मैंने पाया कि आसपास की हवा में ऐसा मधुर संगीत भर गया जैसा मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। समूह के मध्य में जो व्यक्ति था उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी, पर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को कभी मिला नहीं था। मैंने अपने गाइड से पूछा कि वह कौन था, और उसने धीरे से मुझे बताया कि वह सुप्रसिद्ध संगीतकार जोहान स्ट्रॉस है। इस समय वह बहते पानी के कलकल नाद को संगीत में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद आया कि स्ट्रॉस ने ही ब्लू डैनोबी संगीत रचना तैयार की थी, और इस संगीत में खूबसूरत जर्मन नृत्य वॉल्ट्स के संगीत की धीमी ताल थी, बल्कि कहना चाहिए कि उससे भी सुंदर ताल थी। जिस समय मैं वहां खड़ा संगीत का आनंद ले रहा था, मैंने नदी के दूसरे तट पर 2 वाष्पशील मुद्राएं देखी जो शायद उस संगीत का हिस्सा थी जो मैंने अभी अभी सुना था। मेरे मित्र ने मुझे इन्हें देखने को कहा क्योंकि ये उस समानांतर विकास जिसे हम देव जगत कहते हैं के सदस्य थे। मैंने पूछा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये उन लोगों से कुछ भिन्न क्यों लग रहे हैं?
जो नदी के इस किनारे पर हैं। मुझे बताया गया कि वे लगते ही नहीं कि हैं भी हमसे भिन्न। वे ज्यादा वायवी और वाष्पशील हैं क्योंकि वे हमारी विकास व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। उनके शरीर भी हमसे अलग हैं। वे भी सूक्ष्म तत्व से ही बनते हैं, पर हमसे कम ठोस और सघन। ये लोग संगीत देव हैं। वे लोग ध्वनि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करते हैं और वे उस संगीतकार की मदद कर रहे हैं जो नदी के इस पार बैठा है, जो स्वयं को अपनी तरह अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। कैसे मदद करते हैं कह नहीं सकता, क्योंकि वे कभी बोलते नहीं हैं, पर लगता है वे संगीत की सृष्टि करने वाले पर केंद्रित होकर अपने विचारों के द्वारा उसे अधिक बारीकी के साथ खुद को व्यक्त करने के योग्य बनाते हैं। आवाज सुनी जा सकती थी, वह भी बिल्कुल साफ, पर जब हम 50 फीट की दूरी पर पहुंचे तो कुछ भी सुना नहीं जा सकता था। देव जगत के इन सदस्यों का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। उनके आकार तो सुंदर हैं, पर जब वे चलते हैं तो वाष्प में बदल जाते हैं और जब स्थिर हो जाते हैं तो फिर से उनका एक निश्चित आकार बन जाता है। मुझे कहना चाहिए कि उनके शरीर कोहरे के बने हैं जो जुड़कर एक आकार के दिखाई पड़ते हैं जब वे स्थिर होते हैं। हम नदी के दूसरे किनारे पर चले गए, पर जब हम उनके पास पहुंचे तो वे मानो हवा में तैरते हुए दूर जाने लगे, मानो कोई शर्मीले जानवर हों। वे हमसे डर नहीं रहे थे, पर हमसे कोई संपर्क भी नहीं चाहते थे। मुझे लगा अगर हम उनसे बात करने के लिए उनके पास जाएंगे तो शायद वे हवा में विलीन ही हो जाएंगे। मेरे मित्र ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है। अपने मित्र के इशारे पर मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि वह एक हवेली की तरफ बढ़ रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे तो मैंने देखा कि घर की बनावट बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे चारों ओर का सारा नजारा दिखाई दे रहा है। घर से दूर तक बड़े बड़े लॉन नीचे की ओर फैले थे। घर बिल्कुल चोटी पर था। फूल और फूलों वाली झाड़ियां चारों ओर खिली थी। दूर से देखने पर लगभग 10 मील की दूरी पर समुद्र दिखाई दे रहा था। यह जगह बहुत आनंददायक थी। यहाँ कौन रहता होगा और क्यों? हम जमीन पर उतर आए और चौड़े दरवाजों से निकलकर बड़े हॉल में आ गए। आशा के अनुरूप ही वहाँ सुंदर फर्नीचर था, पर जरा अलग किस्म का। हॉल के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, विशेषकर गुलाब जो अंदर भी खिले हुए थे। उनकी जड़ें फर्श से नीचे जा रही थी। यह सब कुछ नकली भी नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था मानो हम एक कमरे में बने बगीचे में हों। आंखों को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था और कोई गतिविधि भी दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर मेरे गाइड ने तुरंत मुझे एक दरवाजे की ओर ले जाने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, संगीत की आवाज कानों से टकराने लगी। कमरे में एक ही व्यक्ति था और वह पियानो ऐसे बजा रहा था जिससे पता चल रहा था कि वह कोई सामान्य वादक नहीं है। उसने हमारी ओर देखा तक नहीं, वह बजाता रहा। हम सुनते रहे और वाद्य पर उसके नियंत्रण को देखकर सम्मोहित हो गए। वहां बड़ी आकर्षक आराम कुर्सियां रखी थी जिन पर हम बैठ गए और लगभग 15 मिनट वह वादन चलता रहा। समय के साथ साथ मैंने पहचाना, यह तो चॉपिन प्रिल्यूड्स जैसा संगीत है। मैंने फुसफुसाकर अपने मित्र से पूछा, यह किसका संगीत है? तुम नहीं पहचानते इसे? यह प्रसिद्ध चॉपिन है जो आज भी स्वर के माध्यम से अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति कर रहा है, वैसे ही जैसे वह जीवन काल में किया करता था। तुम देखोगे कि यहाँ वह उतना नाजुक नहीं लग रहा जितना तब लगता था जब वह दुनिया में था। तो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने कष्ट में बिताया। वह बहुत स्वस्थ नहीं रहा था। अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ थकान उसे परेशान नहीं करती और वह पहले से भी मधुर संगीत बजाता है और कभी कभी अन्य संगीतज्ञों को भी सुनने की अनुमति देता है। इस स्तर पर हमेशा संगीत समारोह होते रहते हैं, इसलिए ऐसे उत्सवों में हाजिर होना कोई मुश्किल नहीं। यदि तुम्हारी इनमें रुचि हो और तुम प्रकृति के सौंदर्य को समझ सको जिसे वह संगीतकार आवाज के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस संगीतकार को और नजदीक से देखा और पता चला कि उसकी उस महान संगीतकार से कोई समानता नहीं है, पर शायद मुझे ही सही याद नहीं था कि फिर मैंने बहुत ध्यान से उसे देखा नहीं था।
उसने बजाना बंद करके हमारी ओर देखा। ऐसा नहीं लगा कि उससे हमारी उपस्थिति से कोई नाराजगी या तकलीफ हुई। उसने सोचा कि हम भी संगीत प्रेमी हैं, इसलिए समझाने लगा कि वह क्या अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया, पर मैं तो उसने जो कुछ कहा उससे बहुत सम्मोहित हो गया। उसने हमें बताया कि हर ध्वनि किसी न किसी गति या रंग को वर्णित करती है। स्वर का आरोह अवरोह तथा वाद्यों के तारों का सम्मिश्रण सुंदर बगीचों के स्वरात्मक चित्र हैं, और जहां स्वर में चरम लय प्रदर्शन हो वहां हमें तुरंत एक मंथर गति से बहती हुई नदी की उपस्थिति का आभास होना चाहिए, जो दो बगीचों के बीच में बह रही है। उसने कहा, स्वर से हमें एक दृश्य की कल्पना कर लेनी चाहिए जो वह संगीतज्ञ हम तक पहुंचाना चाहता है। मैं अपने आप को संगीत का जानकार समझता था, पर अब समझ आया कि मुझे कला के बारे में कुछ भी पता नहीं, और निश्चय कर लिया कि मरने के बाद मैं उन लोगों में रहूंगा जो संगीत की शिक्षा को महत्व देते हैं। बदकिस्मती की बात तो यह है कि जीवन काल में ऐसे संगीत के महान कलाकार साधारण व्यक्ति के समक्ष ही नहीं आ पाते, जो सिर्फ रोजी रोटी कमाने में ही लगा रहता है। हम जैसे अंदर आए थे वैसे ही चुपचाप बाहर निकल गए बिना कोई अनुमति लिए, और जैसे ही हम बाहर निकले चौपिन ने फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया। काफी सारे पेचेस हैं क्या अभी? जरा सा अप डाउन होते ही पूरा बिगड़ जाता है। पेज नंबर 56 तक हो गया है, आगे करना है क्या? काफी सारा बड़ा है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर है पेज नंबर 69 तक। छोड़ते हैं इसको अभी आज कहीं पर। Yes. 7 पेजेस हो चुके हैं, यही छोड़ते हैं इसको। यस मास्टर्स, आज इसको यहीं छोड़ेंगे 56 पेज पर, क्योंकि ये काफी बड़ा है। 69 पे जाके ये चैप्टर का एंड है। थ्री 45 हो चुकी है। नींद आ गई क्या सबको? जो पढ़ा उसी में खोए हुए। कितनी सुंदर दुनिया है। हाँ, सब वो उसने डिसाइड कर लिया ना कि मैं तो अपना मृत्यु के बाद आके इन लोगों के बीच में आके म्यूजिक सीखूंगा। हमने म्यूजिक सबने क्या क्या डिसाइड किया ये खुद देखना है। हम पहले देखेंगे, सब लोग यही संकल्प लें कि हम पहले देखेंगे। हमें भी उस दुनिया को देखना है, हमें भी ऐसा मित्र चाहिए जो आए और हमें साथ लेकर जाए। ठीक है ना? तो आ जाएं ध्यान की अवस्था में। जब तक आप बैठे मैं 1 सेकंड पानी लेकर आती हूँ, बहुत जोर से प्यास लगती है।
सभी ध्यान की अवस्था में हो जाएं। अपने हाथ पैर लॉक करें और सुंदर ध्यान की यात्रा पर जाने के लिए तैयार। रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो को अपने पांव के तलवों से धीरे धीरे एड़ियां, पिड़लियां, घुटने, थाइज और हिप्स रिलैक्सेशन एनर्जी के फ्लो से भरते चले जा रहे हैं और हम सब शांत, शिथिल और गहनता की ओर कदम रखें। मिडल एब्डोमेन, पीठ का पूरा बॉडी पार्ट रिलैक्स, छाती, हृदय, बैक बाजू रिलैक्स। रिलैक्सेशन एनर्जी का फ्लो बढ़ता चला जाए। चेहरे पे, चेहरे के हर भाग में रिलैक्सेशन है। सर के ऊपरी भाग में ये पुस्तक एक आत्मा की यात्रा, जो कि सूक्ष्म यात्रा को पूरी तरह से बता रहे। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म यात्रा। हम भी उस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। दिव्य गाइड पवन पुत्र देवदूत इन्वोक करते हैं अपने परम गुरु मंडल को, मातृशक्तियों को और सभी दिव्य शक्तियां जो इन सूक्ष्म लोकों में, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यात्रा में हमारी सहायता कर रहे हैं। हर विचार से परे एक सूक्ष्म यात्रा पर जाने के लिए हम सब तैयार हो गए। धीरे धीरे हम सब ध्यान की गहनता में डूबते चले जा रहे हैं। अपना संबंध अपने हृदय से और अपनी नाभि पर, अपने सूक्ष्म शरीर,
सूक्ष्म यात्रा के लिए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपना संबंध और सूक्ष्म शरीर के सभी लिंक के साथ अपना संबंध गहरा करें। अपने अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए अपनी सूक्ष्म यात्रा कीजिए। अपने लॉजिकल माइंड को पूरी तरह से ड्रॉप करें। आप सब धीरे धीरे अपने शरीर में होते इस बदलाव को एक जर्क से झटके से महसूस कर पा रहे हैं। जैसे ही जर्क बॉडी में आने वाला, वैसे ही आप अपने सूक्ष्म शरीर से अपने सिल्वर थॉट के साथ बाहर निकलकर उस सूक्ष्म यात्रा पर जाने वाले जो आपकी इच्छा है, जैसे कि चार्ल्स के भाई की इच्छा थी अपने भाई की और मृत्यु के बारे में और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने। तो उससे वही पूरी जानकारी दी। करो, वो तो वो बता रहे हो, इधर से तो साफ है।
4 p.m. ऐसे तो हुआ ही नहीं, 2 बार किया लीना मैंने। मैम खुद को म्यूट करें प्लीज। सभी इस गहन सूक्ष्म यात्रा में अपने अनुभवों को करते हुए हम आज जो भी अनुभव करने वाले हैं हमें पूरी तरह से याद रहने वाला है। हम कॉन्शियसली पूरी कॉन्शियसनेस के साथ इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा को करें। Body from light, light, feel your body are jerking, झटका रहा है, होने दें, अलाउ करें। बने रहे यही साथ। सामूहिक ऊर्जा की चेतना को सभी गाइड कर रहे हैं मास्टर्स। ना कोई डरे ना घबराए, केवल खुद को पूरी तरह से सरेंडर करके देखते चलें, डूबते चलें गहराई में। एक सूक्ष्म यात्रा पर ले जाया जाए। ना कोई शक, ना कोई विचार।
सब अपनी अपनी चेतना को संभालना शुरू करेंगे। धीरे धीरे बाहर आते चले जाएं। सभी गाइड्स को धन्यवाद करें। गुरु मंडल को धन्यवाद। अपने हाथों पैरों को हिलाएं। अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। Five, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Thank you, Sulakshana.
शेयर करके जाती है अपना एक्सपीरियंस। Thank you so much, all of you. Thank you so much for this group consciousness and परम गुरु मंडल का तहे से आभार इतने सुंदर एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम। शेयर करें अपना एक्सपीरियंस अनम्यूट करके। अगर पूरा ध्यान किया है तो शेयर करें। रेखा मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस। और कोई जो बाहर आ चुका हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज की जो ये धुन थी ना, ये एकदम डुबोने वाली थी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा रिलीफ मिला इस। कोई एक्सपीरियंस? नो मैम। डीप, बहुत डीप ध्यान था। हम्म। जब तक आप सब लोग बाहर आते हैं मैं एक अलग दुनिया में गई, जो बिल्कुल गांव था, पर फॉरेन का एक गांव था। और पूरी ट्रैवल की मैंने वो जर्नी पूरी फील की, और मैं पूरी तरह से अपने शरीर से बाहर थी। और मेरा पूरा ये शरीर जो था, फिजिकल बॉडी जो थी, वो जिससे पूरी कहीं भी मोड़ लो ऐसी बॉडी हो रही थी। पूरा गर्दन मेरा पीछे जा चुका था और मुझे एक एक चीज महसूस हो रही थी। और वहां पर कुछ फॉरनर सी शक्ल के, बट बहुत मतलब छोटा गांव होता है ना, जैसे बिल्कुल वैसे लोग थे। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, पर उनमें मुझे एक ही इंडियन छोटी सी लड़की दिखी। और धीरे 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 सब मुझे देख के हंसते जा रहे थे। मैं उनको देख के जाती जा रही थी, वो मुझे देख के हंसते जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा गला इतनी बुरी तरह से सूखता चला जा रहा था। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बड़ी अच्छी आई यात्रा फील, करके आए हैं। मुझे बॉडी बाहर निकलती हुई भी महसूस हुई, और अंदर जब बॉडी में प्रवेश किया तो वो भी बहुत महसूस हुआ मुझे। और वो मुझे मेरे पाँव से महसूस हुआ, पिडलियों से महसूस हुआ। मेरी पिडलियों में जर्क आया दोनों टाइम। यस, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच। और भी प्रिया मैम आई, स्मिता मैम, आत्मबंधन मैम। हरमंदन विषय जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत ही अच्छा हो। दोपहर के ध्यान के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ मैं तो। वो जैसे पूरी गहरी नींद सो का शरीर रिलैक्स हो गया है ना। सही बात कर रहे हो। इस टाइम तो यही हालत हो जाती है कि बॉडी बहुत रिलैक्स होगी। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई मुझे विदेशी महिला की तरह दिखाई दी, जैसे स्कर्ट पहन रखी है घुटने से नीचे तक की थोड़ी सी, और ऊपर टॉप है ग्रीन कलर का, डार्क ब्लैक से थोड़ी सी अलग कलर की स्कर्ट है, और अलग तरह के बाल बने हुए। 18-20 साल की यंग लड़की की तरह बहुत आकर्षित कर रही थी वो। अच्छी दिखाई थी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो, कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा सिर्फ भाव था कि हमने जाना है। तो हम एक अच्छी लंबी वाली यात्रा किसी दिन रात को करेंगे।
नवरात्रि के बाद करेंगे आराम से, ठीक है। यस, नेक्स्ट। थैंक यू। क्योंकि आज तो मुझे ही नहीं पता, मैं वर्ड्स ही नहीं बोल पा रही थी, मैं साइलेंट ही हो गई क्योंकि मैं अपनी यात्रा पे चली गई यस, स्मिता मैम और संतोष जी, प्रिया जी, अगर बाहर आ चुके हों तो शेयर करें। नमस्ते मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो कर नहीं पाई एक्चुअल में, मैं कुछ काम आ गया था, पर मैं बीच में जब उठी मैंने आपको देखा उठ के, आपकी गर्दन पूरी पीछे मुड़ी हुई थी। मैंने तो, मुझे पता लग गया था कि मैम आज कहीं गई उसमें मुझे मतलब मेरी कि बॉडी की एक एक चीज फील हो रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे ना पूरी बॉडी में कुछ और है ही नहीं, कहीं भी मोड़ लो पूरी बॉडी को, कहीं भी कैसे भी मोड़ लो, ये मतलब हड्डियां वड्डियां कोई कोई महसूस ही नहीं हो रही थी, पूरा पीछे। और ये ऐसे लग रहा था कि ये सब एक हो चुका है पूरा ओके। तो देखने से पता लगा था, जैसे ही मैंने आंख खोली और आपको देखा, मैंने कहा मैम तो कहीं गई हुई है, मुझे तो आज उठना पड़ेगा तो कितना भी करा था मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैंने भी नहीं कहा, तो मैंने आपको ही देखा। एक बार तो इतने पीछे हो गए थे, आपके बाल ही निकल जैसे साधु महात्माओं की गंजी खोपड़ी होती है ना, गंजा सिर होता है, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे आप, बिल्कुल बैक हो गए थे, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, तो ये बॉडी पीछे जा चुकी थी मेरी, इतनी बॉडी पूरी पीछे जा चुकी थी। आपके बाल तो दिख ही नहीं दे रहे, बस ये माथा माथा दिख रहा था, जैसे पीछे शरीर हाँ, होता है ना, मुझे ये चीज डाकुओं पूरी का गंजा फील हो सिर रही होता थी, है, ऐसे लग रहा था। मुझे फील हो रहा था, एक एक चीज को मैंने फील भी किया है और गंगा पूरा गंगे लिए कॉन्शियसली देख किया है, सकते हो सही। पूरा कॉन्शियसली किया है मैंने, और एक एक चीज को मैं देख रही थी, हंस रही थी, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है ना कि उसको एक एक चीज फील हुई है। मुझे आज इस 20-25 मिनट, मतलब हमने 40 मिनट किया है, लगभग 45 मिनट, इस 45 मिनट में जाने में मुझे शायद, मैं अभी लेग्स के ऊपर रिलैक्स एनर्जी भेज रही थी, उसके बाद मैं जाना शुरू कर गई थी, उसके बाद मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। पता नहीं 3-4 दिन पहले मैं भी ऐसे हो गई थी, जैसे दबता है ना कोई आदमी, दब सी गई। फिर मैं तो बोल भी नहीं पा रही और महसूस भी कर रही हूँ। फिर मैं वही डर गई, वही वाली बात फिर मैंने कभी, फिर उस दिन उस रात को सोई नहीं, मेरे को बस सारा सपने लगा लो जो मर्जी लगा लो, सब दिखता ही रहा। वो कुछ याद आधी है, बाकी अधूरी, याद नहीं है। हाँ, बीच में डरा मत करो, छोड़ा मत कुछ करो। याद है, बाकी याद नहीं है, बाकी नींद नहीं आई उस दिन रात। हम्म आधी रात ही नहीं लगा, ट्रैवल कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन था, याद नहीं है। एक माता याद है, वो बीमार से वापी दिखती है, और वो कह रही है, कहते तूने मेरी सेवा में कमी रखी है ना, मैं इतनी इतनी कमजोर हो गई थी। मैंने कहा इतना मेरे से हो सकता था, उतना तो मैंने किया, इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। बस इतनी बात हुई है। म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हाँ जी, स्मिता मैम। मैम आत्मा रात अंदर को, में। हाँ जी, प्रिया जी। मैम रात को मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल हुआ, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ मेडिटेशन करते हुए, और मेरा गला बहुत सूखा। और कल पहली बार ऐसा हुआ, वो जो मंत्र चल रहे थे ना, वो जो पाठ चल रहा था, और उसके साथ मैं कोई और मंत्र बोल रही थी, मैं वो भी सुन रही थी, मैं वो भी सुन रही थी, और आपकी आवाज भी सुन रही थी। काफी देर तक मुझे वो मंत्र याद रहे, लेकिन फिर मैं भूल गई। वो कोई दुर्गा सप्तशती के मंत्र थे, ये तो मुझे मालूम है, जो मैं करती थी, लेकिन वो यार बहुत अनकंफर्टेबल रही कल में, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, जो भी चीजें हम रिलीज कर रहे हैं ना, वो होने हाँ दो, जी। उसको अनकंफर्टेबल मत कहो, स्वीकार करो, ओके। वर्ड्स पे ओके। ध्यान रखो, अनकंफर्टेबल नहीं होना, एक्सेप्ट करना। ओके। हम्म थैंक यू। हम्म आत्मा अंदर में। आत्मंदन स्मिता जी।
अच्छा रहा ध्यान। आज सुबह का भी बहुत अच्छा हुआ, एक्सरसाइज, ध्यान। आँख से बहुत एक्सरसाइज पानी आ की रहा थी था आंखों आपने? में। हाँ एक्सरसाइज की थी आपने? हाँ, की थी मैंने। बहुत अच्छा अच्छी। तो लगा। अपने वीडियोस ऑन करके किया करो ताकि सब लोग देखें, जब वीडियोस को पता चले कि आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोगों के वीडियोस ऑफ होंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। तो वीडियो अपलोड होगा तो सबको पता चलेगा, तो तभी तो बेनिफिट ले पाएंगे ना सब लोग। हाँ, मेरे अकेले के ठीक। करने से क्या होगा? और अगर ऐसा एक हफ्ते तक लगातार चला कि मेरी अकेली की वीडियो आ रही है, आपकी सबकी वीडियोस ऑफ हैं, तो मैं कराना बंद कर दूंगी। ठीक है, कल से हाँ चालू कर देंगे। हाँ, लेकिन आप बहुत सबका अच्छा जो लगा है भी ना। उस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहा होगा, और हाँ वैसे जो वहां ज्वाइन पे हो तो एक्सरसाइज करे। सिर्फ देखने के लिए वहां कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा कि आप सिर्फ देखने के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना वीडियो जरूर ऑन करेंगे। एक हफ्ते में अब मैं देखूंगी, अगर एक हफ्ते में जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबका वीडियोस ऑन नहीं होता है तो फिर मैं कराना बंद कर दूंगी। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिया है, पर अगर आप सबका कोऑपरेशन मिलेगा तो ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो मैं कराना बंद कर दूंगी। मैं ये बात क्लियर बता रही हूँ आप सबको। तो आपको अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आपको ज्वाइन भी करना है और वीडियो भी ऑन करना है। ठीक है, वीडियो ऑन हाँ कर देंगे। यानी हाँ, इतना आता स, नहीं ना मुझे। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है। मूवमेंट्स, हमारी बॉडी मूवमेंट्स करनी चाहिए, हम्म, ठीक है ना? हमारी ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स करनी चाहिए। जो मूवमेंट्स है ना वही बहुत है हमारे। ओहो, कोई बात नहीं, जैसा आता है देखिए। वैसा करेंगे, थोड़ा करेंगे करेंगे। फिर बीच में मैं कुछ जो मतलब सीनियर हैं, जो लोग ज्यादा अप डाउन नहीं कर सकते, उनका मैं चेयर पे बैठने वाला कुछ एक्सरसाइज बता दूंगी कल परसों से। आज सुबह ही मेरे माइंड में ये चीज आया है कि उन्हें हाँ मैं हाँ खड़े होने वाला और चेयर वाला बता दूंगी, और जो लोग कर पा रहे होंगे उनके लिए डिफरेंट बता दूंगी। पर अभी आप सब जब कर रहे हो तो मुझे पता चले कि कौन कर रहा है कौन हाँ नहीं कर रहा है, तभी मैं वो चीज बता पाऊंगी ना। मुझे तो हाँ कुछ हाँ, दिख ही नहीं बराबर है। रहा, आप लोग दिख ही नहीं रहे, तो मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हाँ हाँ, है ठीक ना? है, कल से। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई है? चलें, 4:40 हो गई। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।